हम बात करेंगे गरखा विधानसभा की। गरखा विधानसभा के समीकरण क्या हैं और गरखा विधानसभा आपको बता दें कि ये सारण लोकसभा में आता है और सारण जिले में भी आता है और वहां के समीकरण भी बड़े दिलचस्प माने जाते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, गरखा विधानसभा को इस बार किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ समीकरण है वहां और क्या इतिहास रहा है? देखिए, गरखा विधानसभा क्षेत्र में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था। उससे पहले जो 1952 में चुनाव हुआ था तो उस समय गरखा जो था वो छपरा मुफस्सिल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। जब 1957 में यहाँ पर चुनाव हुआ तो उस समय ये सीट सामान्य सीट थी और 2 चुनाव तक ये सीट सामान्य ही बनकर रही, 1957 और 1962 में। लेकिन 1967 से जो है ये सीट एससी आरक्षित मतलब अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो गई, जो एक दिलचस्प इतिहास है। जब राजनीतिक आप यहाँ का देखते हैं और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं तो जो पहले 6 चुनाव यहाँ पर जो हुए हैं उसमें गरखा ने हर बार अपना विधायक बदल दिया है, मतलब किसी को दोबारा मौका नहीं दिया। ये आप देखिएगा कि 1957 से 1977 तक ये हाल देखने को मिला। लेकिन फिर अगर आप 1972 से जाकर देखें तो 2 व्यक्ति हैं, एक मुनेश्वर चौधरी और एक रघुनंदन मांझी। इन्हीं दोनों में से कोई एक विधायक जो है वो बनता रहा। कब तक जो है वो चलता रहा आपको 2005 फरवरी तक। फिर अक्टूबर में जो है यहां बीजेपी की एंट्री होती है और अपनी एंट्री के साथ ही बीजेपी यहां पर बाजी मारती है मुख्य मुकाबले में आते ही। और फिर लगातार 2 चुनाव जो है वो 2005 के अक्टूबर में और 2010 में जो है बीजेपी जीतती है। ज्ञानचंद मांझी यहां से चुनाव जीतते हैं और फिर हालांकि फिर से मुनेश्वर चौधरी की वापसी होती है 15 में, 20 में जाकर एक नया नाम यहां पर आता है। तो कुछ एक प्रत्याशियों के बीच ही जो है यहां पर चुनाव अब तक देखने को मिला है। अब देखना इस बार है कि क्या कुछ होता है। जो अभी यहां पर विधायक हैं वो आरजेडी से विधायक हैं, सुरेंद्र राम यहां से विधायक हैं, महागठबंधन की सरकार में वो मंत्री भी बने थे। लेकिन मुझे हमेशा ये बात लगती है कि मंत्री जो अब आप बनते हैं तो उसके दोनों इफेक्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। मतलब कुछ तो आपको फायदा पहुंचाता है अगर आपने उस तरह का काम किया है और लोगों की चूंकि अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं मंत्री बनने के बाद, तो अगर कुछ कमी रह गई तो उसे बहुत बड़ी कमी के रूप में जनता देखने लगती है। तो अब देखना यह है कि सुरेंद्र राम ने जो अपने संक्षिप्त मंत्रित्व काल में यहां काम किया है उससे जनता किस तरह से देख रही है। अगर हम गरखा में बात करें तो 16 चुनाव अब तक यहां पर हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है, आरजेडी यहां से 3 बार जीतने में सफल रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां 3 बार जीते हैं। बीजेपी को 2 बार सफलता यहां पर मिली है। इसके अलावा जनता दल, जनता पार्टी और पीएसपी को भी एक बार जो है वो सफलता मिली है। सबसे ज्यादा बार चुनाव किसने जीता है? तो चूंकि मुख्य मुकाबला मुनेश्वर चौधरी और रघुनंदन मांझी के बीच ही जो है वो 1972 से देखने को मिला है कि इन्हीं दोनों में से कोई विधायक बनता है, तो यही दोनों जो है वो आते भी हैं। मुनेश्वर चौधरी ने 5 बार यहां से चुनाव जीता है, जेपी आंदोलन से उनका प्रवेश हुआ था, और रघुनंदन मांझी ने यहां पर 4 बार जीत हासिल की है। तो ज्ञानचंद मांझी को 2 बार यहां से सफलता मिली है। यहाँ के जो पहले विधायक थे वो थे राम जयपाल सिंह यादव, वो पीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो शुरुआत में यहाँ पर ये देखने को मिला कि एक सोशलिस्ट विचारधारा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके परिस्थितियां बदली और अब बीजेपी यहाँ मुख्य मुकाबले में होती है। और इधर हाल में अगर आप देखें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच ही यहाँ पर मुकाबला देखने को मिला है। पिछले हम
हम 3 चुनाव की बात करें तो यहां पर 2010 में बीजेपी ने ज्ञानचंद मांझी को चुनावी मैदान में उतारा। ज्ञानचंद मांझी सिटिंग विधायक थे, बीजेपी से ही चुनाव जीते थे। 2005 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुए थे तो उन्हीं को टिकट दिया बीजेपी ने। तो यहां पर मुनेश्वर चौधरी को आरजेडी ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा और यहां पर रघुनंदन मांझी जो हैं वो भी प्रत्याशी बने और संपत राही भी यहां पर प्रत्याशी थे। लेकिन जैसा यहां का जो एक आप देखेंगे कि वो चुन लेती है वहां की जनता कि किन दो के बीच मुकाबला है और ज्यादातर वोट उन्हीं दो गठबंधन को या उन दो पार्टियों को देती है। तो यहां पर जो मुनेश्वर चौधरी हैं उनको 39,246 वोट आए, मतलब 37.88%, और जो ज्ञानचंद मांझी हैं उनको 41,033 वोट आए, 39.6%। तो 1787 वोट से ज्ञानचंद मांझी चुनाव जीतते हैं। रघुनंदन मांझी को जो है 12,793 वोट और संपत राही को 4,898 वोट आए। जब 2015 में चीजें बदल गई थी, महागठबंधन जो है एक नया बना था जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थे। महागठबंधन की लहर थी, उनका गणित बहुत स्ट्रांग था जातीय, और इसका फल भी उस वक्त देखने को मिला था जब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की गठबंधन ने ऑलमोस्ट बिहार में जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। तो मुनेश्वर चौधरी को तब 89,249 वोट आए थे, आरजेडी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे 56.59% वोट, और ज्ञानचंद मांझी जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे उनको आए 49,366, मतलब 31.3% वोट, और संपत राम राही जो कि निर्दलीय लड़ रहे थे उनको आए 4,723 वोट। तो मुनेश्वर चौधरी जो है 39,883 वोटों की बड़ी जीत, विशाल जीत दर्ज करते हैं। लेकिन 2020 में आरजेडी जो है मुनेश्वर चौधरी का टिकट काट देती है और लालटेन पकड़ाती है सुरेंद्र राम को। मुनेश्वर चौधरी जो है वो खुश नहीं होते, स्वाभाविक है। वो पप्पू यादव की पार्टी जाप लोकतांत्रिक से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, हालांकि कोई प्रभाव छोड़ने में वो सफल नहीं रहे। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ की जनता दो पार्टियां चुनती हैं और उनको पूरे मन से वोट करती हैं। तो सुरेंद्र राम जो हैं उनको 83,412 वोट आए, मतलब 47.2% वोट, और ज्ञानचंद मांझी को आए 73,475 वोट, मतलब कि 41.6% वोट। मुनेश्वर चौधरी को 2.5% वोट मिले, 4,419। तो सुरेंद्र राम को यहां पर जीत मिली, चूंकि एक क्लोज फाइट थी। 9,937 वोटों से सुरेंद्र राम जो है यहां पर लालटेन जलाते हैं गरखा में, और बाद में महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी बनते हैं। तो इस बार क्या, चूंकि जैसा मैंने कहा कि मंत्री बनने के दोनों फल आपको भुगतने पड़ते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। तो ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि सुरेंद्र राम का टिकट कट सकता है, चूंकि जैसे पिछली बार मुनेश्वर चौधरी का टिकट काट दिया था आरजेडी ने। तो कुछ दावेदार हैं, लेकिन मुझे लगता है चूंकि मंत्री रहे और अच्छे मार्जिन से जीते भी, तो शायद टिकट जो है सुरेंद्र राम को मिले। लेकिन कुछ जो हैं यहां पर दावेदार हैं, शैलेंद्र राम हैं, वो यहां पर दावा ठोक रहे हैं कि उनको टिकट मिले। लेकिन मुझे लगता है कि सुरेंद्र राम का पलड़ा अभी थोड़ा भारी मुझे दिख रहा है। इन सब के बीच बीजेपी की अगर बात करें तो वहां से भी ज्ञानचंद मांझी ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, इसकी पूरी संभावना दिखती है, अनटिल अनलेस की पार्टी ना बदल जाए, मतलब एनडीए से, कि बीजेपी के बदले जेडीयू ना लड़ जाए। क्योंकि जो एक डेवलपमेंट हुआ 2020 चुनाव के बाद कि बाद में मुनेश्वर चौधरी जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए। फेसबुक पर आप उनको देखिएगा, उनके विजिट कीजिएगा उनके पेज को, तो मिलेगा वो प्रधानमंत्री की जो सभा होनी थी वहां पर भी वो आपको नजर आएंगे। तो ये जो गरखा की सीट है यहां पर एक दिलचस्प स्थिति बन चुकी है। और देखिए
सारण प्रमंडल में जब आप बात करते हैं, जिसमें सारण, सिवान, गोपालगंज की आप बात करते हैं, यहां पर बीजेपी की स्थिति 2020 में अच्छी नहीं रही। यहां पर महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था और यहां पर बीजेपी और एनडीए की कोशिश है कि यहां पर वापसी की जाए, स्ट्रांग वापसी की जाए। इसलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री की सभा जो है वो इसी प्रमंडल में, सिवान में जो है अभी जून में हुई। तो ये एक वजह जो है वो दिखती है। और एक और खास बात आपने देखी होगी कि प्रधानमंत्री जब सिवान में भाषण दे रहे थे तो एक नीले कलर का उन्होंने जो है वो गमछी ले रखा था। और जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगाने थे कि उनका अपमान किया गया है, इस बात को भी प्रधानमंत्री ने कहा, माफी नहीं मांगी है। तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे। गरखा सुरक्षित सीट है, तो ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में उसका असर पड़ेगा। और जहां जहां भी जो है अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, उन पर जो है एक असर डालने की कोशिश की गई है। अब कितना यह कोशिश सफल होती है, यह तो चुनाव परिणाम जब आएगा तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम जातीय समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अगर यहां के जातीय समीकरण को आप देखिए तो एससी यहां 13.69% हैं, मतलब कि एससी आरक्षित सीट है, लेकिन यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हैं, 13.69% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 6.5% के आसपास हैं। यादव यहां बहुल हैं और यादव की संख्या अगर मत प्रतिशत निकालने जाइए तो वो 22 से 24% के बीच दिखता है, कोई 25-26 भी कहता है। तो ये जो MY का इक्वेशन है वो वहां पर 31-32% का बन जाता है। फिर एससी, चूंकि सारे प्रत्याशी तो अनुसूचित जाति से ही होते हैं, तो उसमें जो है वोटों का बंटवारा जो है अपनी अपनी तरह से हो जाता है। जो राजपूत हैं उनकी संख्या यहां बहुत अच्छी है, 14 से 16%। और भूमिहार और ब्राह्मण को अगर आप जोड़ के देखें तो ये भी 10 से 11% है। तो गरखा में सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 24 से 26%। कोयरी कुर्मी भी 9 से 10% है और वैश्य 10 से 11% है। तो जब इन चीजों को आप देखते हैं तो जो परंपरागत वोट की आप बात करते हैं उसमें जो है एनडीए की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखने लगती है। लेकिन और जदयू के साथ जो समीकरण बनते हैं, कोयरी कुर्मी पिछड़ा समीकरण, वो भी असरदार होता है जी, ये उसका फायदा मिलता है। लेकिन जब आप पिछला 3 चुनाव देखते हैं तो उसमें 2 में जीत आरजेडी को मिला है, ये भी एक चीज बताता है। लेकिन उसमें आप देखिए 2015 में जो आरजेडी था वो जेडीयू के साथ था, तो जो कोयरी कुर्मी का वोट था वो उनको शिफ्ट हुआ। इसी तरह से जो 2020 का चुनाव था वहां पर अगर आप देखें तो जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, माले से एक गठबंधन हुआ, माले का सिवान सारण इलाके में एक प्रभाव रहा है। तो और उनका जो बेस है वो आप अगर देखें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स में और जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं वहां पर उनका एक प्रभाव होता है। तो जो राजद और माले का जो एक गठबंधन है वो एक मजबूत गठबंधन है इस इलाके में, और इसका लाभ पिछली बार जो है आरजेडी को मिला था। अब इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री भी जब यहां आते हैं तो अनुसूचित जाति से जुड़े सवाल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात उठाकर वो इन वोटों को बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ आकर्षित करते हुए दिखते हैं। अब यह देखना है कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है। तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, जो अति पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं, वहां पर कौन बड़ा चंक निकालता है, ये बहुत कुछ जो है इस पर परिणाम निर्भर करेगा। तो गरखा में जो इस बार चुनाव होगा वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। और इस रोमांचक मुकाबले में जीत किसी के भी हाथ लग सकती है। तो चलिए, गरखा में देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि सुरक्षित सीट है तो समीकरण बहुत मायने रखते हैं कि कौन किन समीकरणों को साथ पाता है। और तीसरा कोण भी यहां बहुत महत्वपूर्ण होगा कि तीसरी ताकत के तौर पर यहां कौन उभर कर सामने आता है, उस पर भी समीकरण बहुत कुछ निर्भर करेंगे।